नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामले यहां पर डराने वाले सामने आते जा रहे हैं। इस सबके बीच सबसे राहत भरी बात ये यहां सामने आई कि 15 से 18 साल के बच्चों को अब यहां पर वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन शुरू होने से अभिभावकों में भी खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है और जिस तरीके से वैक्सीन के डोज लगने शुरू हो गए हैं, ऐसे में प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। और आज न्यूज रूम लाइव में जो हमारा मुद्दा है वो यही है, कोरोना का मुद्दा। कितनी इस रफ्तार से डरने की बात है, क्या कुछ वो ऐतिहासिक कदम है वो उठाने की जरूरत है साफ तौर पर, और साथ ही साथ जो बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है उसे लेकर के अब ये कितनी राहत की बात है। हमारे न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में मौजूद है रानी, और रानी से जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के बच्चों को, जो 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगने जा रहा है, इससे कितनी राहत भरी बात ये सामने आई है। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए शुरू किया गया है, पहले तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि वैक्सीनेशन से कहीं ना कहीं अगर हम केस कम नहीं कर सकते तो अगर किसी को कोरोना होगा तो उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो उस बीमारी को झेल पाएंगे और उससे बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आपने बताया रानी कि इससे सबसे ज्यादा जरूरी होगी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ पर अब कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, खुद सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो लोगों को, आम जनता को कितनी एहतियात बरतने की जरूरत इस वक्त आपको लगती है होनी चाहिए? देखिए, आम जनता के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनके लिए नियम बनाए गए हैं कि आप उन नियमों को फॉलो कीजिए। वो अलग बात है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो रैलियां हो रही है, भीड़ जमा हो रही है। उसमें अभी कल केजरीवाल जो है देहरादून आए थे, तो उनकी रैली में जितनी भीड़ थी, तो भीड़ के साथ लोगों को संवाद करना ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी कोरोना जैसी महामारी के बीच। तो उनका अगर वो पॉजिटिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनके द्वारा जो भीड़ जमा की गई है वो भीड़ कहीं ना कहीं कारण होती है। अभी देखिए, अभी उत्तराखंड दौरे पर वो गए थे और अब पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हुई होगी उन पर भी अब खतरा मंडरा रहा होगा। बिल्कुल खतरा मंडरा रहा होगा, क्योंकि और रोज के रोज जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं वजह ये भीड़ इकट्ठा करना ही माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, मतलब चुनाव को लेकर, रैलियों को लेकर, और बाजारों में भी, क्योंकि जिस जगह पर बाजारों में भीड़ बढ़ती है वहां से केस ज्यादा आते हैं। तो दिल्ली, महाराष्ट्र में जो है मार्केट ज्यादा बड़ी है, वहां भीड़ ज्यादा होती है। उत्तराखंड में केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। यूपी में केस की संख्या इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि यूपी में रैलियां की जा रही है, भीड़ इकट्ठा की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं कारण है बढ़ने का। चलिए, तो रैलियां एक वजह होती है, भीड़ इकट्ठा होना एक वजह होती है, जिससे कि यहाँ पे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले यहाँ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि सतर्क रहा जाए साफ तौर पर। ऐसे एक सामना अगर देखा जाए यहाँ पर, जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब वो कोरोना पॉजिटिव है, इससे एक दिन पहले हमने देखा वो उत्तराखंड पहुंचे थे। उत्तराखंड में उनका दौरा था, रैली था, जनसभा संबोधन ले लीजिए, बैठक का दौर वहां पर चलता, और इन सब के बीच जितने लोग उनके आसपास आए होंगे वो भी संक्रमित पाए होंगे। तो क्या ये रैली मुख्य वजह नहीं है कोरोना के बढ़ने की? जानते हैं, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ रानो मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। रानो से जानेंगे क्या मुख्य वजह रैली को माना जा सकता है या नहीं। क्या लगता है रानो, क्या रैली की वजह से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, क्योंकि खुद सीएम भी अब कोरोना पॉजिटिव निकले हैं? अगर हम देखें तो जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरह से उसकी ग्राफ तेज हो रही है, तो शायद एक ये वजह है कि रैली जो हो रही है जिसमें भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं जिनको इन्फेक्शन भी होगा, और जो नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है उससे भी इन्फेक्शन होगा। तो एक ये बड़ी वजह है कि कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम येलो अलर्ट जारी कर रहे हैं, एक नियम कानून के साथ आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह से अब ये अरविंद केजरीवाल जी भी कोरोना संक्रमित हो गए, और बीजेपी नेता जो मनोज तिवारी वो भी अभी संक्रमित, उनके भी होने की सूचना मिली है। तो शायद एक ये रैलियां, और जो चुनावी दौर में ये ताबड़तोड़ जो रैलियां कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम 2022 की सत्ता जीत सके, उसको लेकर भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा यहाँ पे खामियाजा भुगतने को मिल सकता है जनता को कि लॉकडाउन का जो असर है, जो अभी नहीं था, वो शायद देखना। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है कोरोना के सबसे ज्यादा देखने को मिले, तो यहाँ पर रेड अलर्ट की ओर दिल्ली बढ़ रहा है। तो
तमाम ऐसी चीजें हैं जो भीड़ है, सरकार भीड़ पे नियम बनाने को कह रही है कि नियंत्रण करे, लेकिन उसको देख के बहुत सारी चीजें जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या बसें हैं, मेट्रो है, वहां अगर हम देखें तो बसों में तो है, बसों में लोग नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन जो मेट्रो है वहां पे नहीं हो रहे। अगर हम जितनी भी बड़ी मार्केट देखें, अगर हम अट्टा मार्केट में चले जाएं, कल मैं गई थी, वहां पे इतनी भारी तादाद में भीड़ थी। तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि लोगों में डर है, लेकिन वो उस डर को वो जग जाहिर नहीं करना चाहते और खुद ब खुद एक कुएं में कूदने के बराबर वो सामने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आनो ने बताया कि लोगों में डर भी है, लोगों को पता भी है कि कोरोना है, बावजूद इसके लोग एहतियात बरतने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम लाइव में वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कोरोना को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ इसमें सोचने जैसा लोग जो एहतियाती का नियम नहीं पालन कर रहे हैं, फिर चाहे वो रैली ले लीजिए, फिर चाहे वो बाजार ले लीजिए, हर जगह कोरोना को लेकर के अनदेखा किया जा रहा है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मामले बढ़ रहे हैं, हर किसी को ये पता है मामले बढ़ रहे हैं और इससे बचने के एकमात्र उपाय है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, लेकिन बावजूद इसके लोग पालन नहीं कर रहे गाइडलाइन का। मुख्य वजह क्या मानते हैं आप इस चीज? देखिए, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है कोरोना, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हफ्ते के अंदर 200% बढ़ गया कोरोना भारत के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद कोरोना को लेकर काफी गंभीर रहते हैं, उन्होंने जैसे देखा कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे, गाइडलाइन जारी कर दी। 8 बजे तक शाम को, रात 8 बजे तक दुकानें बंद कर दी और पार्क, मॉल, इन सब पर सख्ती कर दी, लेकिन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए वो। यानी कि इतनी तेज गति से ये बढ़ रहा है, किसी ने भी लापरवाही करी तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। आपने दूसरी लहर में देखा कि लाखों लोगों की जान चली गई, करीब 5 लाख लोगों की मौत भारत के अंदर हो चुकी है। वो भी सीमा 5 लाख वो है जो सरकारी आंकड़ों में है। ये हमने आपने बड़ा बारीकी से देखा, ये जमीन पर धरातल पर जाके देखा कि कितने लोगों की मौत हो रही है, उसमें कितने दर्ज हो रहे हैं सरकारी आंकड़ों में। अगर कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई, कई यहाँ की रिपोर्ट आई कि भारत में करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पहली लहर जो आई थी उसमें लोग जो थे सतर्क थे, गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, कम नुकसान हुआ आर्थिक और माल के तौर पर। और दूसरी लहर में बड़ी लापरवाही बरती गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव था, वहां लाखों लाख लोग रैलियों में जुट रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, फिर कोरोना कितनी स्पीड से बढ़ता है। यही चीज फिर हो रहा है। अब हमारे उत्तर भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लाखों लाख लोग भीड़ जुट रही है। आपने रात में कहा कि कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया रात के वक्त में, 11 बजे से लेकर सुबह तक आप लगा रहे हैं। तो रात में तो वैसे सर्दी का मौसम है, लोग अपने घर पर होते हैं, आप लगाएं लॉकडाउन या ना लगाएं, दिन में लाखों लाख जो रैलियों में जुट रहे हैं, उसका क्या? अब जब ये चीज होती है कि आप तो रैली करेंगे तो लाखों लोग होंगे, जब कोई भी राजनेता पहुंचेगा तो वो उसके लिए पूरी छूट होगी। तो आम जनता जब देखती है वो सोचती है कि जब ये पालन नहीं कर रहे हैं तो हम पालन कैसे करें। तो वो सीधे, क्योंकि वो उनकी नकल करते हैं, वो उनके आइडियल हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे, पहले उनको पालन करना चाहिए, तो फिर यहां पर दिक्कत होती है। लेकिन आम जनता को यह बात सोचना चाहिए, हर किसी की जान अपनी जान होती है। अगर आप सेफ्टी करेंगे तो आप बचेंगे, अगर कोई और लापरवाही करेगा तो उसकी जान खतरे में पड़ेगी। आपको दूसरी लहर से हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने अपने को ना खोया हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका दोस्त हो, हर किसी ने दूसरी लहर में अपना खोया ले। और ये जो है तीसरी लहर, ये ओमिक्रॉन उससे ज्यादा तेज गति से फैल रहा है। तो इसलिए हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है और सरकारों को, प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि इस जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन बनाई गई उसका पालन किया जा सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि बहुत जरूरी है कि हम खुद पर काम करें, खुद पर ध्यान दें और इस चीज को समझें कि अगर आप इस सावधानी को बरतते हैं तो इससे आप सुरक्षित होंगे। इसीलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ छवि मौजूद है न्यूज रूम लाइव में, छवि से जानेंगे। छवि, क्या लगता है आपको, जो ये कोरोना के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कितना ये जरूरी है? दूसरा सवाल आपके लिए ये कि जिस तरीके से रैलियों में हुजूम इकट्ठा हो रहा है, बाजारों में दिन में हुजूम इकट्ठा हो रहा है, दिन का कर्फ्यू लगना चाहिए या रात का कर्फ्यू सही? देखिए, जिस तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ है कि 15 से 18 साल का जो अभी 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वैक्सीनेशन करना। लेकिन जो दूसरा सवाल आपका है कि
रात की जगह दिन में कर्फ्यू। तो मेरे हिसाब से कर्फ्यू या जो नई गाइडलाइंस है उन पे और जोर देना चाहिए, क्योंकि जो सीएम केजरीवाल पॉजिटिव हो गए, जिन्होंने खुद जिम्मा उठा रखा है दिल्ली को बचाने का, वो खुद पॉजिटिव हो गए। इधर सांसद मनोज तिवारी भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो काफी ज्यादा जरूरी हो गया इन सारी चीजों को देखना। न्यू गाइडलाइंस है तो बस स्टॉप पर जैसे भीड़ पे भीड़ हो रही, क्योंकि 50% हो गया है, तो जो भीड़ इकट्ठा हो रही उनका क्या, हर जगह कोरोना फैल रहा है। तो इस तरीके से आपको काफी सारी गाइडलाइंस निकालनी चाहिए जो आगे जाकर काम आए। चलिए, तो बहुत से ऐसे गाइडलाइंस जो अभी निकले हैं उस पर भी कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है, जिससे कि इस पर ध्यान दिया जा सके, लोगों पर काम किया जा सकते हैं। हर किसी को खुद अपना ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आप सभी का चलिए और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हम कोरोना पे चर्चा कर रहे थे, क्या सोचते हैं तमाम लोग आम जनता के नजरिए से, तो जान लेते हैं कि और लोग जो अपने दफ्तर के लिए आते हैं वो बाहर का माहौल किस प्रकार से देखते हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ सहयोगी वसंत मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। वसंत, जब आप आते कहां से, पहले ये बताएं। मैं न्यू अशोक नगर से आता हूँ और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आता हूँ हाल फिलहाल। उस समय इतनी भीड़ नहीं होती, पर जैसे हम मेट्रो में सफ़र करते हैं, जैसा कि सरकार ने मेट्रो के लिए गाइडलाइंस बनाई है, मेट्रो में उनका पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा है एक सीट छोड़कर एक सीट पर जो पब्लिक है वो बैठेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग जो है ट्रैवलिंग वो भी मेट्रो में हो रही है। तो स्टैंडिंग ट्रैवलिंग हो रही है। 50% की क्षमता से मेट्रो में बैठने की इजाजत दी गई थी। बसों में, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% की क्षमता दी गई है। बावजूद इसके, जैसा कि वसंत ने बताया, भीड़ फिर भी देखी जाती है। आप अगर यहां से यहां तक का सफर करते हैं, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पैदल लोग चल रहे होते हैं, आप जिन लोगों को नोटिस करते हैं, क्या वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं, आपको दिखते हैं? देखिए, शाम के समय जब घर जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि बाजारों में भीड़ उमड़ी होती है, उनके चेहरों पर मास्क नहीं होता। इसका खामियाजा ना कहीं उनके परिवारों को भुगतना पड़ेगा आगे चल के, और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जब भारत में आया था उस समय भी स्थिति यही थी, बाजारों की भीड़ बरकरार थी। उस भीड़ के बीच तमाम लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था उस समय भारत की हो गई थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 साल पहले, मतलब 10 साल पीछे भारत की अर्थव्यवस्था चली गई थी। इस समय आम पब्लिक को भी ध्यान रखना होगा कि जो राजनीतिक रैलियां हैं उसमें ना जाने का प्रयास करके अपने घरों में रहें। किसी जरूरी काम पड़ने पर ही बाहर जाएं और अपने चेहरे पर मास्क रखें, हाथों को समय समय पर साफ करते रहें। यही तमाम जो गाइडलाइंस है इनको फॉलो करके कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे निजात दिलाई जा सकती है भारत में। चलिए, तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके ही हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। चलिए, और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जया मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। जया से जान लेते हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जया, आप कहां से आती हैं? जी बिल्कुल, मैं 62 से आती हूँ। नोएडा सेक्टर 62 से जया आती हैं। आप मेट्रो का इस्तेमाल करती होंगी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी का इस्तेमाल करती होंगी, तो किस तरह का आपको माहौल देखने को मिलता है बाहर? जी देखिए, जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए उसका कोई भी पालन नहीं किया जाता। अगर ऑटो की बात की जाए तो ऑटो में लिमिट से ज्यादा ही सवारी बिठा के चलते हैं, क्योंकि उनको भी अपना बोलते हैं कन्वेंस निकालना होता है, जिस वजह से वो लिमिट से ज्यादा सवारी लेके चलते हैं। बात की जाए मास्क की तो कोई भी ये सोचते हैं कि अभी मॉर्निंग टाइम है तो कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं करता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग बचती है उसमें। तो ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, किसी भी एहतियात का पालन करते यहाँ पर आम जनता नजर नहीं आ रही। अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर के, बूस्टर डोज आने की बात हो रही है, लोगों को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगेगा, बच्चों को वैक्सीन लग रहा है, इस सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस तरह से ये पीएम मोदी का एक अहम फैसला लिया गया है और जो बच्चों को, किशोरों को, 15 से 18 साल के किशोरों को ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। क्योंकि अब बच्चों की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पढ़ाई पे काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके आने वाले फ्यूचर में ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए उतना बेनिफिट्स नहीं होंगे। अब आराम से वो स्कूल जा सकते हैं, ट्यूशन जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं, कोई भी उनको टेंशन नहीं होगी। बात की जाए जो बूस्टर डोज लग रही है अब वो कोरोना वॉरियर्स के लिए लग रही है, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है दोनों डोज के लगे हुए, तो अब उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो जिस तरीके से जया ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है ये डोजेस, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना के मामलात बढ़ते जा रहे हैं, इस पे वैक्सीनेशन बहुत अहम कदम निभाता है। तो और भी हमारे सहयोगी न्यूज रूम लाइव में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि और कौन से वो ऐतिहासिक कदम है जो वो सोचते हैं कि ये ऐतिहासिक कदम उठाने चाहिए सरकार को। हमारे साथ सचिन मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। सचिन से जान लेते हैं, सचिन क्या लगता है आपको, और वो कौन से इंपॉर्टेंट कदम है, इंपॉर्टेंट वो फैसले हैं जो सरकार को आपके अकॉर्डिंग लेने चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में बदलाव आएगी और कोरोना के प्रति अवेयरनेस फैलेगा? देखो, सीमा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी जो है ना कोरोना एक हमारी दिनचर्या के रूप में बन चुका है, हमारी इस सोसाइटी में पूरी तरह से ठहर चुका है। अगर हम ये चाहें कि कोरोना से हम बच के निजात पालेंगे, आपने देखा होगा पहले कोरोना आया, फिर कुछ दिन के लिए राहत मिली, बाद में फिर ये ओमिक्रोन डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, फिर ओमिक्रोन भी आ गया।
अब अभी अमेरिका के एक संसद ने कहा भी था कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल तैयार करने होंगे जिसके तहत हमें, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए कहें तो हमें, जैसे कि एक जगह अभी चल रहा है कि 4 से ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, थोड़ा दूरी बना के रखें। ये तो एक कॉमन गाइडलाइन है कि हाँ जब भी कोरोना आ गया है तो हमें करना है। अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यूस कर दें तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए भी, सभी लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अभी आपने जया से सवाल किया था कि क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का, तो मैं जितना पर्सनली देख पा रहा हूँ कि कोई नहीं कर रहा है। एक तरीके से कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर जान है तो जहान है, लेकिन अगर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो हम उसका क्या करेंगे। अभी कुछ एक फैक्ट्री के बाहर मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता अभी ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है भारत में भी। भले हाँ दक्षिण अफ्रीका से एक अच्छी खबर आई है कि वहाँ इसका पीक कम हो गया है, लेकिन भारत में अभी ये उभर कर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे देखने होगा। तो उन्होंने, उनका जवाब आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा कि सर हम कर तो लेंगे लेकिन हमारे पास इस वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी किराए पे। अब 3 मूलभूत जरूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। एक पिक्चर भी इस पर आई थी। अगर हमारे पास वही नहीं होगी, इस वक्त जितना मैं देख पा रहा हूँ लोग जान से ज्यादा जहान को वैल्यू दे रहे हैं। जान है तो जहान है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि वो उनकी कोई खुशी है इसमें कि वो अपनी खुशी से कर रहे हैं, वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे, वे मजबूर हैं। हाँ कुछ लोग हैं जो न्यू ईयर पे पार्टी कर रहे हैं या पिक्चर देखने जा रहे हैं, उन्हें तो पता है कि हाँ ऐसा होना है, वे फिर भी लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जो वो नीचे तबके का आदमी है ना, वो खुशी से नहीं कर रहा है इस चीज को। चलिए, तो सचिन आपने ये कहा कि जो गरीब जनता है उनका कहना है कि खाना पीना जरूरी है, हमारे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे करें। हमने एक स्थिति देखी थी कोरोना की पहली लहर में, पलायन की स्थिति। क्या लगता है आपको इस ओमिक्रॉन के चलते क्या वो स्थिति दोहराई जा सकती है? मैंने जैसे कि अभी कहा कि मुझे नहीं लगता इस बार पलायन होगा। क्यों? क्योंकि अभी लोग जान देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर वे घर चले जाएंगे तो खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। सबसे पहला सवाल तो यही है ना। अगर उनके पास खाना होगा तभी तो वो खाना खाएंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। अब अगर बात चल रही है लॉकडाउन की, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सरकार इस वक्त लॉकडाउन लगाने का ये कड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि सरकार को भी इस वक्त पता है कि आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर इस वक्त ये फैसला लिया गया तो हो सकता है आम आदमी सरकार का बहुत ज्यादा विरोध करे। तो मुझे नहीं लगता सरकार अपने विरोध करवाना चाहेगी यहाँ पे। तो विरोध सही या लोगों की जिंदगी सही? हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि विरोध सही या जिंदगी सही, लेकिन सरकार को इस बात को समझना होगा ना। या तो सरकार अगर ऐसा फैसला लेती है तो उसे दिखाना होगा कि हाँ आम लोगों का, जैसे हाँ पहले उसमें जब लॉकडाउन लगा था तो इतना ख्याल रखा गया था कि उनको खाना भी प्रोवाइड कराया गया, अनाज भी प्रोवाइड कराया गया, घर तक, यहाँ तक हुआ था कि सब्जी तक लोगों के घर तक गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि एक जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया था और एकदम से सब कुछ टीढ़ी भीड़ी से जो बोल देता वो हो गया था। तो सचिन का कहना है कि लॉकडाउन का जो फैसला है वो जल्दबाजी का फैसला था जो सरकार के द्वारा लिया गया। यहाँ से और भी हमारे साथ सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ दक्षिणा मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है इस पर कि क्या सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया वो जल्दबाजी का फैसला था या सही फैसला था। क्या लगता है दक्षिणा आपको, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था कोरोना की पहली लहर में, वो जल्दबाजी का था या फिर एकदम सही फैसला था? देखिए, वो पहले तो एकदम उन्होंने जल्दबाजी में लॉकडाउन लगा दिया था और लॉकडाउन लगाने की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में इतनी हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी थी और लॉकडाउन लगाने की तरह से प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं बनता, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिनके पास जो नौकरियां भी करते हैं उनको नौकरियां से निकाल दिया जाता है। और आज ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कोरोना से संक्रमित पाए गए और देश में 24 घंटे में आज 124 लोगों की मौत हो गई कोरोना से। बिल्कुल, और जिस तरीके से मामला बढ़ते जा रहा है इसमें वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों से चला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में देश में 100 करोड़ की डोज को पूरी की और अभी 40,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी थी। बहुत अच्छी बात है कि जितने लोग हैं वो वैक्सीन आके लगवाएं, जिनको दोनों डोज नहीं लगी है बच्चों को जितनी जल्दी हो सके पूरी वैक्सीन डोज लग जाए। और ये जो तमाम अलग अलग गाँव में जो अफवाह फैलाई जा रही है
कि वैक्सीन की डोज से लोगों की मौत हो जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह पे जाके लोगों को अपनी वैक्सीन की डोज प्रॉपर तरीके से लगानी चाहिए। चलिए, तो हमारे सहयोगी का कहना है वैक्सीनेशन से डरना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन डोज संपूर्ण तरीके से लगवाएं। और भी हमारे साथ सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में अजय मौजूद है। अजय से जानेंगे कोरोना के मद्देनजर उनका क्या सोचना है। तो अजय, आपको क्या लगता है कौन से वैसे नियम है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है सरकार को, जिससे कि लोग और जागरूक हो? आगे आइए। सबसे पहले जो चुनावी रैलियां हैं इन पे रोक लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन आई है ये ज़्यादा मात्रा में लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और क्या कहते हैं मास्क का जरूर प्रयोग करें और यही बचाव का एकमात्र रामबाण इलाज है। चलिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना गाइडलाइन ही एकमात्र उपाय है जिससे कि बचा जा सकता है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है एहतियाती कदम उठाने की, क्योंकि हम सबकी जिंदगी हमारे हाथ में ही है। हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो ही हम बच सकते हैं। वैक्सीनेशन हालांकि बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं। बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध होती है तो बूस्टर डोज भी जरूर से जरूर लगाएं। अपने खान पान का, अपने डाइट का खास ख्याल रखें और जिससे कि इन सारे बीमारियों से बचा जा सके। एकमात्र चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है इम्यूनिटी बूस्ट होंगी आपकी, तभी आप कोरोना गाइडलाइन से और कोरोना से माफ कीजिएगा निजात आप पा सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखें और इस न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।